नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। ये वाकया 16 मई 2001 का है। ये वही समय है जब मैं एसपी सिटी लखनऊ पोस्टेड था और उस समय अपराध की घटनाएं प्रदेश में जो भी होती थी उनकी कटिंग संबंधित पुलिस अधिकारी अपने पास जरूर रखते थे। जनपद है मुजफ्फरनगर, थाना है तितावी। बड़ा फेमस थाना है मुजफ्फरनगर का, तितावी। एक गांव है वहां पर, नूना खेड़ा। वहां के रहने वाले श्री मोहर सिंह बुजुर्ग आदमी थे, सन ऑफ कंवल सिंह। वो सवेरे सवेरे ही भागकर थाने पर आए और उन्होंने बताया कि उनका लड़का है सुरेंद्र सुरेंद्र सिंह। उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी और उसका लड़का पंकज मेरे साथ, यानी मोहर सिंह ने बताया कि मेरे साथ ही रहता था। इस बीच में सुरेंद्र ने एक दूसरी शादी कर ली। जिस लड़की से शादी की उसका नाम पुष्पा है और शादी कोई ऐसा भाग भगा के नहीं, बाकायदे उसकी शादी की जिसमें बारात में सब लोग गए थे। आज पंकज ने अपनी सौतेली मां पुष्पा की हत्या कर दी है। हत्या करके लाश को वो पास के एक जंगल में ले गया था। एक गड्ढा खोदकर लाश को गाड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में शौच के लिए आने जाने वाले गांव के किसी आदमी ने, नाम बताया उन्होंने मोहन चंद ने, उसे देख लिया। भागकर गांव आया। गांव पर यह बताया कि वहां पर गड्ढा खोद के कोई लाश ये लोग छिपा रहे हैं। पूरा गांव सवेरे सवेरे ही 6 बजे ही दौड़ के जंगल में पहुंचा। पंकज और उसके साथी दोनों ही वहां से मौके से भागने की कोशिश करने लगे। गांव की भीड़ ने दौड़ाकर पकड़ लिया और काफी भीड़ जमा है। लाश में वो गड्ढे में वो लाश पड़ी हुई है जो मेरे हिसाब से मेरी बहू पुष्पा की है। इसलिए आप फौरन चलिए। पूरा गांव वहीं इकट्ठा है और पंकज और उसके दोस्त को भीड़ काफी पीट रही है। घटना सेंसेशनल थी। थानाध्यक्ष सवेरे सवेरे ही पूरी फोर्स को लाद के गांव नूना खेड़ा के पास के जंगल में पहुंच गए। वहां देखा करीब 100 आदमी गांव के इकट्ठा थे और 2 लड़कों को बुरी तरह पीट रहे थे। जल्दी पहुंच के उन लड़कों को उनसे छुड़ाया गया। दोनों ही बेहोशी की हालत में थे। उनको फौरन थाने की गाड़ी पर बिठा के पीएचसी तितावी भेजा गया ताकि उनका इलाज हो सके और यह भी पता लग सके कि वो अब जिंदा हैं कि मर गए। इसके दोस्त का नाम हरिओम उर्फ बिट्टू था, पंकज के दोस्त का नाम। पास में ही पुलिस ने देखा कि एक ऑलमोस्ट पूरा खुदा हुआ गड्ढा, करीब 90% खोदा जा चुका था, उसमें एक महिला की, नौजवान महिला की नग्न लाश और महिला के कपड़े उस गड्ढे से थोड़ी दूर पर अलग अलग जगह पर छिटके हुए पड़े थे। पुलिस की समझ में आने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। महिला की लाश बाहर निकालकर सफेद चद्दर में, पहले चूंकि महिला की डिसेंसी बरकरार होनी चाहिए, भीड़ बहुत थी, उसको सफेद चद्दर से ढका गया। फिर उसके बाद पंचायतनामा की पूरी कार्रवाई की गई। थाने ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरनगर जिला हेडक्वार्टर भेज दिया। पीएम होकर शाम तक पीएम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। जो एंटीमॉर्टम इंजरीज का जिक्र था उसमें महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर बहुत ही गंभीर चोटों का जिक्र किया गया था।
इधर इन दोनों को जब तितावी के पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ले जाया गया तो यहाँ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इन दोनों को फौरन वहाँ से मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ उनका इलाज शुरू हो गया। 2-3 दिन में दोनों होश में भी आए और बातचीत करने लायक भी हो गए। इस बीच में भीड़, गांव और जो सामाजिक दबाव होता है, पुलिस पर था कि फौरन बुला के डिटेल पूछताछ की जाए, जेल भेजा जाए। उनको जो अस्पताल की लग्जरी है वो कतई प्रोवाइड न की जाए। लिहाजा पुलिस उन दोनों को थाने पर पूछताछ के लिए ले आई। दोनों में बहुत दम नहीं बचा था, इसलिए क्योंकि रात में ही, उस रात में यानी भोर जिस दिन की ये घटना है, भीड़ ने सारी श्रेणियों की पूछताछ अपने आप कर रखी थी और इस कदर की पूछताछ कर रखी थी कि कुछ बताने को रह भी नहीं गया था। जैसे जैसे वो बताते जा रहे थे वैसे वैसे ही भीड़ उनको पीटती जा रही थी। अगर उनके बाबा मोहर सिंह थोड़ा और देर से थाने पर जाकर पुलिस को बुलाकर न लाते तो वो दोनों ही भीड़ के हाथों मार दिए जाते। पुलिस ने जब उनसे बातचीत शुरू की तो बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया। पुलिस ने यही कहा कि उस दिन जब तुम पिट रहे थे तो तुमने गांव वालों को जो बात सही सही बताई थी वही बता दो, वरना तुम्हारे साथ और भी बुरा बर्ताव किया जा सकता है। पंकज ने साफ साफ बताया। उसने बताया कि जब वो 12 साल का था तब उसकी मां गांव में ही किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई और उसका पालन पोषण उसके पिता सुरेंद्र सिंह और बाबा मोहर सिंह ने किया। घर में किसी तरह की कोई तकलीफ इसलिए नहीं थी कि बाबा मोहर सिंह वहां के बड़े किसान थे, संभ्रांत किसान थे। न तो रुपए पैसे की कमी थी, न बाकी किसी चीज की कमी थी। इसलिए हमने कभी कोई दुर्दिन, कोई खराब दिन, कोई बुरा दिन या कोई इस तरह का ऐसा दिन जिसको मैं रिग्रेट कर सकूं, ऐसा बिल्कुल नहीं देखा था। लेकिन जब मैं करीब 20 साल का हुआ, यानी माताजी के भागने के 7-8 साल बाद, तो एक दिन मेरे बाबा मोहर सिंह ने मुझे बुलाया और मुझसे ये कहा कि भाई, पहले तो तेरा बाप सुरेंद्र शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं भी काफ़ी बूढ़ा हो रहा हूँ और कब तक मैं और सुरेंद्र खाना बनाऊंगा। मैंने उसको राजी कर लिया है और उसकी शादी तय कर ली है। अब उसकी शादी होके आएगी तो कम से कम बहू घर में रहेगी, हम सब लोगों को खाना तो मिल जाएगा। पंकज ने बताया कि उन्होंने बताया कि पिताजी की शादी उन्होंने तय करा दी है, तय हो जाएगी। मुझ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। मैंने कहा ठीक है, एक शादी होगी, हम भी चलेंगे। और अपनी पिता की शादी में मैं गया। हालांकि सिर्फ घर परिवार के लोगों के बीच ये शादी बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। कोई बहुत धूमधाम से या किसी बहुत बड़े आडंबर के साथ ये शादी नहीं हुई थी। कारण भी उसका जो है वो समझ में आता है। दूसरी शादी थी, लड़का बड़ा था। मां जब घर पर आई शादी होकर, मैंने उसे ध्यान से देखा। या तो वो मेरी उम्र की थी या मुझसे 2-3 साल बड़ी थी। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। मैं पहले की तरह जैसे घर के भीतर बाहर हुआ करता था वैसे ही आता जाता रहा। एक दिन मेरे बाबा मोहर सिंह ने मुझे बुलाकर कहा कि अब तू सिर्फ खाना खाने मेरे साथ भीतर जाएगा, मेरे साथ मेरे बाहर के कमरे में ही रहेगा। ये जो दिन भर तू भीतर बाहर करता रहता है ये अब नहीं करेगा। पंकज ने कहा कि मैंने पूछा भी कि क्या बात हो गई, किसी ने शिकायत की क्या? तो उसने कहा नहीं, किसी ने शिकायत नहीं की है। उन दोनों की नई नई शादी है, उन दोनों को अकेले रहने दो। जब भी तुम भीतर जाओगे मैं अपने साथ तुमको खाना खाने के लिए ले चलूंगा। बहू जब खाना बनाएगी उसी समय तुम दोनों चलेंगे खाना खाने, इसके अलावा तुम भीतर नहीं जाओगे।
पंकज ने कहा, मैंने शिकायत के बारे में इसलिए पूछा कि मैं कभी कभी अपनी इस सौतेली माँ को दबे पांव छुप छुप के देखने जाया करता था, ताक झांक किया करता था। इसलिए मुझे शंका हुई कि शायद पुष्पा ने, यानी मेरी सौतेली माँ ने, इसकी शिकायत की होगी। पंकज ने आगे बताया कि मैंने उसको कभी माँ, अम्मा, मम्मी इस नाम से नहीं पुकारा। मैं उसको हमेशा पुष्पा के नाम से ही बुलाता था। एक दिन खाना खाते समय जब मैंने उसको बाबा को सब्जी और लाने के लिए बुलाया तो उसको उसके नाम से ही बुलाया कि पुष्पा, बाबा को सब्जी दे दो, या अपने लिए कुछ मांगना था तब भी मैंने उसी नाम से बुलाया। वो बाहर आई और उसने मेरी शिकायत की बाबा से। उसने कहा कि आप इसको बताइए, थोड़ी तमीज सीखे, मैं इसकी माँ हूं, इसे मुझे अम्मा या मम्मी कहना चाहिए, क्यों ये बार बार मेरा नाम लेके ही बुलाता है। बाबा वहीं समझाने लगे कि देख, तेरी माँ तो है ही है, ये उम्र पे मत जा, और क्या हर जगह तू इसे माँ कहेगा, मम्मी कहेगा या अम्मा कहेगा। मैंने वहीं उसके सामने ही, पुष्पा के सामने ही जवाब दिया, माँ जैसी लगे तब तो माँ कहूं, ये माँ जैसी लगती नहीं है। सारे लोग चुप हो गए। लेकिन असलियत थी कि मैं धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होता जा रहा था। जितनी पाबंदियां मुझ पर मेरे बाबा या मेरे बाप ने लगाई थी, उसके कारण मैं और कोशिश करता था इसको, कभी बाजार जाते समय, कभी किसी शादी ब्याह में जाते समय इसको देखता रहूं। कभी कभी जब बाप नहीं होते थे तो मैं भीतर जाता था और इससे बात करने की कोशिश करता था, और कभी कभी मैंने छेड़खानी की भी कोशिश की, लेकिन ये हमेशा चिल्ला चिल्ला के बाबा को भीतर बुला लेती थी, और बाबा मुझे बहुत डांटते थे कि जब मना कर दिया गया कि बिना पूछे मुझसे भीतर नहीं जाओगे, तुम क्यों जाते हो। मैंने जितनी बार ये कोशिश की उतनी बार वो नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, शिकायत की बाबा से मेरी, और उम्मीद है कि मेरे पिता से भी उसने मेरी शिकायत की होगी। मैं पिता से बहुत ज़्यादा घुला मिला नहीं था, मैं सिर्फ अपने बाबा के साथ और बाबा से ही बहुत घुला मिला हुआ था। ये एक तरह की समस्या हो गई मेरे लिए कि मैं उससे मिलना चाहता था, मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो जरा सा भी हाथ नहीं रखने दे रही थी। मैंने अपनी समस्या का जिक्र अपने दोस्त बिट्टू से किया कि इसका कोई हल निकालो, ऐसे बहुत दिक्कत होगी, मैं दिन भर उसी के चक्कर में इधर उधर घूमता फिरता हूं। बिट्टू ने बड़ा सीधा सा सलूशन बताया। बिट्टू ने कहा कि तेरा बाप कभी पानी लगाने के लिए पूरी रात खेतों में रहता है, कभी गन्ना की लेके जाता है और वहाँ मिल के बाहर ट्रैक्टर या ट्रक पर गन्ना रख के पूरी रात इंतज़ार करता है, कभी मंडी में सामान लेकर जाता है, वहाँ भी रात बीत जाती है। जिस दिन वो रात में न हो उस दिन दूध में नींद वाली दवा मिला दे, उसके बाद फिर तेरी जो मर्जी हो वो कर ले। बात मेरी समझ में आ गई। मैंने बिट्टू से कहा कि वो दवा ले आओ। बिट्टू 10 टेबलेट्स का वो जो पूरा पत्ता होता है, उसने कहा मुझे नाम का पता नहीं, लेकिन नीम की दवा के नाम से उसने मुझे वो पूरा पत्ता दे दिया। मैं उस दिन की ताक में था जब मेरे पिता घर पर न हों। पिताजी खेती के किसी काम से गए और सबको ये पता था कि रात में वो नहीं आ पाएंगे। मैंने बाबा से ही बातचीत में पूछा, उन्होंने कहा नहीं आ सकता। शाम को 8 बजे के आसपास हम लोगों ने खाना खाया। हम लोगों को अपना दूध भी मिल गया, हम लोग दूध पी लिए। बाबा सोने की तैयारी करने लगे। मैंने मौका देखकर वो 10 की 10 गोलियां रसोई में जिस पतीले में दूध था उसमें मिला दी, क्योंकि पुष्पा भी रात में दूध पी के सोती थी और मेरे पिता भी रात में दूध पी के सोते थे। उसने कहा मेरा मकसद ये था कि अगर रात में
पिता मेरे आ भी गए तो वो दूध पिएंगे, वो भी सो जाएंगे। जब दोनों बेहोश हो जाएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये समझकर मैंने मिला दिया। 10:30 बजे जब खटपट घर की बंद हो गई, सब बर्तन वर्तन सब साफ हो गए और मुझे अंदाज लग गया कि अब पुष्पा सोने के लिए गई होगी और दूध पीकर सो गई होगी, तब मैं दबे पांव भीतर गया। दरवाजा भिड़ा हुआ था, उसको खोल के भीतर दाखिल हुआ। पुष्पा सो रही थी। मैंने उसको हिला डुला के, बल्कि यूं कहें कि छेड़खानी करके देखने की कोशिश की कि ये रिएक्ट करती है कि नहीं करती, लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। मैंने बिट्टू को बाहर ही रोक रखा था। मैं फौरन भाग के आया, खुश हुआ और बिट्टू से कहा कि काम कर गई तेरा आइडिया काम कर गया, तेरी ट्रिक काम कर गई। वो सो रही है, अब क्या करना है? उसने कहा, देख, इसको ले चल जंगल में, क्योंकि अगर रात में किसी भी समय तेरा बाप आ गया वो तुझे मार डालेगा। मुझे भी लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने फौरन उसे अपने कंधे पर रखा, लाद लिया जिसे कहते हैं, और वहां से हम दोनों चले गए जंगल की तरफ। सटा हुआ ही जंगल है गांव से। और फिर जंगल में हम दोनों ने उसके साथ बेहोशी की हालत में बार बार बलात्कार किया। थोड़ी देर बाद उसको होश आ गया तो उसकी शलवार से उसका हाथ बांध दिया और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने बार बार उसके साथ बलात्कार किया, बारी बारी से बलात्कार किया। काफी देर बाद हम दोनों ने ये नोटिस किया कि लगता है ये बहुत पहले ही मर गई, और मरने के बाद भी हम लोग इसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। दोनों को घबराहट सी हुई। दोनों भाग के फिर घर की तरफ गए। घर के बाहर रखा हुआ फावड़ा और कुदाल ले आए। जल्दी जल्दी एक गड्ढा खोदा। गड्ढा ऑलमोस्ट खोद लिया था। उसकी डेड बॉडी जो बिल्कुल नेकेड थी उस गड्ढे में गिरा भी दी। तब ध्यान आया कि इसके कपड़े सब बाहर पड़े हुए हैं। अगर कपड़े भी इसमें न डाले गए, उसे न दबाया गया, तो कल को जब इसे ढूंढा जाएगा तो कपड़ों से यह पता लग जाएगा कि कहां पर दबाई गई है। फिर मुश्किल होगी। हम लोग वो कपड़ा ढूंढ रहे थे, लेकिन इतने में ये भूल गए या ये अंदाजा नहीं लगा कि सवेरा हो गया था, भोर हो रही थी। और जिस समय हम लोग कपड़ा ढूंढ रहे थे, शायद उसी समय शौच के लिए आने जाने वाले किसी व्यक्ति ने हम लोगों को देख लिया, क्योंकि उस समय थोड़ी घबराहट होने लगी जब ये लगा कि अब भोर हो गई, कि जल्दी से कपड़े को उसके भीतर रख के और मिट्टी से उसे बराबर करके खत्म कर दिया जाए और चला जाए। हम लोग कपड़े ढूंढ ही रहे थे, तब तक भीड़, गांव की भीड़ उस जंगल में आ गई ढूंढते हुए। हम दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने दौड़ाकर पकड़ लिया, वहां तक ले आए। सबने पुष्पा की डेड बॉडी भी देखी। उसके बाद पूछना शुरू किया। इतनी भीड़, इतनी गाली गलौज देख मैं डर गया। मैंने उसे सही सही बात उस भीड़ को बता दी। जैसे ही भीड़ को सही बात बताई, वैसे ही भीड़ ने पीटना शुरू कर दिया, और इतना मारा कि होश जब आया तो हम लोग अस्पताल में थे, मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में। पंकज और बिट्टू को सौतेली मां के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना। एपिसोड 380 में मैंने कानपुर के एक मां साहब का क्राइम की जो घटना थी, अपराध की एक घटना थी, उसका जिक्र किया था, जिसमें मां साहब ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक दूसरी शादी की। जिस लड़की से शादी की
उसकी उम्र उनकी सबसे बड़ी बेटी से कम थी। और ऐसा नहीं है कि मजबूरी में शादी की। उनके पास जो प्रपोजल आए थे उसमें सबसे कम उम्र की यही लड़की थी। बाकी एक विधवा थी, एक कोई और उम्र दराज महिला थी। लेकिन माँ साहब ने कम उम्र की उस लड़की से शादी की और शादी के बाद पूरे परिवार का सत्यानाश हो गया। उनकी 3 प्रतिभाशाली, मेहनती, बुद्धिमान और जवान और खूबसूरत लड़कियों ने दशहरे के दिन सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी। उस दिन मैंने आप लोगों की राय मांगी थी पहली बार, और सब ने एक स्वर से कहा था कि माँ साहब ने शादी करके गलती की थी, सारी गलती माँ साहब की है। और आज की घटना में सुरेंद्र ने अपने बेटे की उम्र कह लें या उसके लगभग उसी उम्र की एक लड़की से शादी कर ली और उसके बाद फिर ये घटना हो गई। देखिए, किसी का शादी करना और किसी से शादी करना ये उसका व्यक्तिगत मामला है। इसमें मेरी या किसी और की किसी टीका टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शादी किससे कर रहा है, क्या उम्र है, ये उसका मामला है। कभी कभी सामाजिक दबाव में भी इस तरह की शादियां लोग करते हैं। बच्चा छोटा है, उसका पालन पोषण कैसे होगा, 4 लोगों ने घेरा, वही समाज के 4 लोग कि भाई शादी कर लो, रोटी मिलती रहेगी, बच्चे पल जाएंगे, और सामाजिक दबाव में शादी हो जाती है। तो चाहे सामाजिकता की वजह से या फिर उसके व्यक्तिगत कारणों की वजह से शादी हो गई, लेकिन गलती क्या हुई कि 2 जवान बच्चे, लड़के लड़की, एक ब्याह के आई और दूसरी जिसकी वो मां लगी, एक ही घर में रहने लगे। सुरेंद्र को अगर शादी करनी थी, ऐसा नहीं है कि समाज में सुरेंद्र भी थे और मोहर सिंह भी थे, सब समाज के अंग हैं। उनको शादी करनी ही थी, या तो छोटा मकान कोई अलग बनवा लेते या फिर उसी घर में एकदम अलग ऐसा कर लेते कि किसी दूसरे का एक्सेस ना हो और अपनी पत्नी के साथ रहते। लेकिन शायद उनके मन में भी अपने पिता को और बेटे को खाने के लिए घर में एक्सेस देना जो उन्होंने परमिट किया था, शायद इसलिए कि अगर हम बिल्कुल अलग कर देंगे तो हो सकता है इनको खाना खाने में दिक्कत हो, इसलिए शायद उसको एक्सेस कर दी। लेकिन 2 जवान लोगों का एक ही घर में रहना और आना जाना बना रहा और यही कारण रहा इस घटना के होने का। मैंने बार बार ये कहा है कि घर में अगर लड़की है, बहू है, बेटी है, जो भी है, यंग है, तो जब तक घर वाले मौजूद न हों, खासकर महिलाएं, किसी भी गैर मर्द का आना जाना, ज्यादा आना जाना, वो उचित नहीं होगा, और वो चाहे जो हो। मैंने बहुत ढेर सारी घटनाएं ऐसे बताई हैं जिसमें ममेरे भाई, फुफेरे भाई, इनकी विजिट होती रही, लोग ये समझते रहे कि ये रिश्तेदार है और घटना हो गई। आज तो जो महिला भीतर थी और जिसने ये अपराध किया वो माँ बेटे थे, सौतेले ही सही, लेकिन थे रिश्ते के हिसाब से वो माँ बेटे थे। बेटे ने पूरे समाज को कलंकित किया, जो हमारा फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, उसको कलंकित किया। पुष्पा की उम्र कुछ भी रही हो, लेकिन रिश्ते में वो उसकी मां थी, और मां के साथ, सौतेली मां के साथ दुराचार और हत्या ये घोर आपराधिक कृत्य है। मैं बार बार अपने परिवार के सदस्यों से फिर रिपीट, हालांकि इस पर तमाम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, कुछ लोगों ने फ़ोन करके भी मुझसे ये कहा था कि साहब बच्ची है घर में, आखिर कब तक हम बंद रखेंगे, हम कभी क्या उसको निकलने नहीं दें,
कहीं जाने नहीं दें किसी घटना के सिलसिले में, ऐसा मुझसे पूछा गया। और आप उस घटना के परिप्रेक्ष्य में अगर आप उसके कमेंट्स देखें, उसमें भी किसी ने कहा है कि साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या हम बच्चियों को मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप निकलने न दें। मैं ये कहता हूँ कि घर में जब बच्ची, बहू या कोई नौजवान हो, ऐसे में उससे मुलाकात करने वाला जो भी आ रहा है, मर्द गैर मर्द, वो तब बात करे, तब मुलाकात करे जब घर में कोई पारिवारिक सदस्य और मौजूद हो। बच्ची की माँ हो, चाची हो, ताई हो, पिता हो, भाई हो, कोई न कोई मौजूद रहे। आप बिल्कुल बाहर भेजिए, कब तक आप घर में बंद करके रखेंगे? जाना चाहिए। लड़कियों को पूरी बराबरी का हक है, कानूनन हक है, कोई एहसान नहीं है समाज का। लेकिन आप नज़र ज़रूर बना के रखें, क्योंकि मैं फिर कहता हूं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। नहीं सहमत हैं तो मुझे मेल करके मुझे बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।